प्रिय विद्यार्थियों, हम नाटक को जानने का प्रयास कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने नाटक के विविध हिस्सों को जानने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक जानने में सफल भी हुए, ऐसा मेरा विश्वास है। कल के व्याख्यान में हम छायावादोत्तर नाटक के बारे में जान रहे थे। नाटक के जो कुल कालखंडों में हमने विभाजन किया है, उस विभाजन के अंतर्गत छायावादोत्तर काल जो था उसमें किस तरह के नाटक लिखे गए, कौन कौन से नाटक लिखे गए, प्रमुख नाटककार कौन थे, उनकी विशेषताएं क्या थी या प्रवृत्तिगत विशेषताएं क्या थी, वो सब जानने का हमने प्रयास किया। और उसके साथ साथ नाटक की जो भेद हैं, नाटक के जो प्रकार हैं, उनमें से किस किस प्रकार के नाटक इस युग में लिखे गए थे, वो सब हमने जाना। तो हमने 3 प्रमुख जो नाटकों के विभाजन के काल हैं उनके बारे में जाना। पहला भारतेंदु युग, दूसरा छायावादी युग या जिसको हम प्रसाद युग कहते हैं, और तीसरा छायावादोत्तर युग या प्रसादोत्तर युग। जिस तरह से हमने हिंदी नाटकों का जो भारतेंदु काल जिसको शुरुआत माना जाता है, उसकी भूमिका के रूप में जब पढ़ा था कि उनसे पहले भी कुछ नाटक हिंदी में लिखे गए थे, उनका परिचय किया था, तो उसी तरह से हालांकि प्रसादोत्तर काल के बाद वैसे देखा जाए तो 3 कालखंडों के बाद वहाँ नाटक आकर के अंतिम जो चरण है वो प्रसादोत्तर काल ही चलना चाहिए अब तक जब हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत लंबा समय हो जाता है, प्रवृत्तिगत अंतर भी उनमें काफ़ी अधिक आ गया था, तो उसको प्रसादोत्तर युग के अंतर या अंदर रखने में हमको थोड़ी सी असुविधा हो रही थी और अध्ययन में वो स्पष्टता नहीं आ पाती थी। इसलिए उसके लिए हमारे विद्वानों ने और मैंने भी ये जाना कि इसको एक अलग कालखंड का नाम दे करके उसे उस रूप में उसका अध्ययन किया जाए। तो हमने छायावादोत्तर काल के बाद एक कालखंड और रखा है जिसे हम अद्यतन नाटक कह सकते हैं, अर्थात छायावादोत्तर काल के पश्चात जो नाटक लिखे गए उन नाटकों का अलग से एक कालखंड बनाते हुए उसमें कौन कौन सी विशेषताएं रही है, कौन कौन उसमें प्रमुख लेखक रहे हैं, कौन कौन सी उनकी रचनाएं रही है, किस किस तरह के नाटक इसमें लिखे गए और उन सब नाटकों की प्रवृत्तिगत विशेषताएं कौन कौन सी रही हैं, वो हम आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो अद्यतन नाटकों में हम पाते हैं कि आधुनिक काल में जो नाटक लिखे जा रहे थे प्रसाद युग के बाद के, उन सब को इसमें लेंगे। तो निश्चित तौर पर समाज की प्रगति के साथ साथ उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आया। पहले जो सामाजिक बंधन थे वो बंधन यहाँ आकर के टूटने लगे और वही बात इस युग के नाटकों में भी हमको दिखाई देती है। नाटकों में भी वो बंधन इस समय नहीं रहा जो पूर्व के नाटकों में रहा था। उनकी लेखन शैली बदली, उनकी रुचियाँ बदली, ये सब इन नाटकों में हमको प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे इस युग के प्रमुख नाटक और उनके नाटककार। तो हम पहले कुछ इसमें हम लें तो कौन कौन से नाटककार इस युग के अंतर्गत आते हैं जिन्होंने इस समय अपने नाटकों की रचना की, तो उनमें कुछ प्रमुख के नाम मैं प्रारंभ में ले देता हूँ और आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। भीष्म साहनी इस युग के एक प्रमुख नाटककार माने जा सकते हैं। इसके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अस्क, हालांकि वो पिछले युग में अर्थात छायावादोत्तर युग में भी आते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल भी वहाँ पिछले युग में भी थे, इस युग में भी रहे, इन्होंने नाटकों की रचना की है। और लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, इसके अलावा रेवती शरण शर्मा, सुरेंद्र वर्मा, शरद जोशी, उनका नाम तो आधुनिक युग में भी हम काफ़ी जानते हैं क्योंकि इनके कुछ नाटक जो लिखे गए थे वो टीवी पर भी हमारे सामने आए हैं। मणि मधुकर, रमेश उपाध्याय, विनोद रस्तोगी और ज्ञानदेव अग्निहोत्री ऐसे नाम हैं जिनको हम इस युग के नाटकों में
हस्ताक्षर के रूप में जानते हैं। अब हम भीष्म साहिनी के जो भीष्म साहनी ने लिखा उन कुछ नाटकों को यहाँ याद करेंगे। उसमें हानुष और कबीरा खड़ा बाजार में प्रमुख हैं। इस युग के नाटककारों में भीष्म साहनी ने इस युग में हानुष और कबीरा खड़ा बाजार में नामक नाटक लिखे। इसके बाद कुछ नाटक आते हैं, बकरी लड़ाई, कल भात आएगा आदि रचनाएं जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रही हैं। तो इन्हों की 3 रचनाएं प्रमुख थे इस युग में। हालांकि रचनाएं और भी हैं, लेकिन हम उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ लेते हैं, सारी नहीं लेंगे। बकरी है, लड़ाई है, कल भात आएगा, तो ये 3 रचनाएं हैं। फिर आते हैं लक्ष्मीनारायण लाल के कुछ नाटकों का हमने पिछले युग के अंतर्गत नाम लिया था, और इस युग में इनके लिखे गए नाटक हैं मिस्टर अभिमन्यु और अब्दुल्ला दीवाना। ये 2 नाटक इस युग में इनके प्रमुख रहे हैं, हालांकि और भी हो सकते हैं इनके नाटक। तो अब्दुल्ला दीवाना नामक नाटक भी इनका लिखा हुआ है। इसके बाद उपेंद्रनाथ अश्क का लिखा हुआ बड़े खिलाड़ी इस युग के अंतर्गत का एक अच्छा नाटक माना जाता है। रमेश मेहता के रोटी और बेटी तथा खंडित यात्राएं इस युग के प्रमुख नाटकों में शामिल हैं। और अश्वत्थामा नामक नाटक भी इस युग का प्रमुख नाटक माना जाता है, जिसका लेखन लक्ष्मी नारायण भारद्वाज ने किया था। राजा बलि की नई कथा भी जो है रेवती रमन द्वारा लिखा गया था। रेवती रमन शर्मा द्वारा लिखा गया था, जो कि एक पौराणिक पात्र के नाम पर लिखा गया है। फिर सुरेंद्र वर्मा द्वारा एक नाटक लिखा गया छोटे सैयद और बड़े सैयद, वो भी इस युग का एक हस्ताक्षरित नाटक है। इसके अलावा शरद जोशी द्वारा एक नाटक एक था गधा नाम से लिखा गया, जो कि इस युग के व्यंग्यात्मक नाटकों के अंतर्गत हम उसको ले सकते हैं। सामाजिक समस्याओं पर एक व्यंग्य रूप इन्होंने लेकर के अपने नाटक को एक रूप दिया। फिर मणि मधुकर द्वारा लिखित बुलबुल सराय और खेला पोलमपुर नामक नाटक भी लिखे गए। किसके द्वारा? मणि मधुकर द्वारा। इसके अलावा पेपर वेट नामक जो नाटक था वो मणि मधुकर ने लिखा, रमेश उपाध्याय द्वारा लिखा गया, और नए हाथ विनोद स्वामी की रचना रही, विनोद रस्तोगी की रचना रही। फिर रामदेव अग्निहोत्री का भी एक नाटक माटी जागीरे भी इस युग का प्रमुख नाटकों में शामिल है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन लेखकों द्वारा विभिन्न नाटक लिखे गए। हानुस है, कबीरा खड़ा बाजार में है, रोटी और बेटी, खंडित यात्राएं, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक था गधा, पेपर वेट, नए हाथ, माटी जागीरे इत्यादि बहुत से नाटक इन लेखकों या लेखक की मंडली द्वारा लिखे गए। अब आता है कि इतने नाटक इन्होंने लिखे, तो इन नाटकों का यदि वर्गीकरण हम करें इस युग में लिखे गए नाटकों का, तो कितने भेद इन नाटकों में आ जाते हैं। वैसे तो लगभग हर प्रकार के नाटक इस युग में लिखे गए, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख प्रकार के नाटक जो हैं वो उनका हम यहाँ वर्णन करेंगे कि कौन कौन से नाटकों के अंतर्गत इनको हम रख सकते हैं। तो ऐतिहासिक नाटक इस युग में नाटकों में हम रख सकते हैं, सामाजिक नाटक भी इस युग में लिखे गए, राजनीतिक नाटक भी इस युग में लिखे गए, रूपांतरित नाटक भी इस युग में लिखे गए, नुक्कड़ नाटक भी इस युग में लिखे गए, देश प्रेम के नाटक भी इस युग में लिखे गए। इसके अलावा हास्य व्यंग्य के नाटक भी इस युग में लिखे गए। और ऐसा कोई सा ही नाटकों का भेद या नाटकों की ऐसी कोई विधा नहीं थी जिसमें इस युग में नाटक नहीं, इस युग के नाटक उस विधा उस नहीं छूते हों। तो कुछ ऐतिहासिक नाटकों में हम नरसिंह कथा को ले सकते हैं, और खजुराहो का शिल्पी जो है नाटक उसको ले सकते हैं। ये ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक नाटकों के अंतर्गत बिना दीवारों के घर, जो कि मनु भंडारी द्वारा लिखा गया था, उसको हम ले सकते हैं। और दूसरा जो नाटक था वो वामाचार, इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। राजनीतिक नाटकों के अंतर्गत हम नागपाश
और चाय पार्टियां तथा जहर इत्यादि नाटकों को इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। रूपांतरिक नाटकों में देवी प्रमुख रूप से आता है और नुक्कड़ नाटक इस युग की एक प्रमुख जिसको हम कहते हैं प्राप्ति थी भारतीय नाटकों में या हिंदी नाटकों में, जो कि गली गली में जाकर के या नुक्कड़ों पर खेले जाते थे और विविध राजनीतिक समस्याओं को लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए लोग की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए लिखे जाते थे। उन नाटकों में हत्यारे, मशीन, गांव से शहर आदि नाटक प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। इसके अलावा देश प्रेम के नाटक भी इस युग में लिखे गए, जिनमें वतन की आबरू जो अग्निहोत्री द्वारा लिखा गया था, घाटियाँ गूंजती है जो शिव प्रसाद सिंह ने लिखा था, और जय बंगला नामक नाटक भी इस युग में लिखे गए थे, जो कि देश प्रेम के नाटकों के अंतर्गत आते हैं। एक था गधा नामक नाटक व्यंग्यात्मक या हास्य नाटकों के अंतर्गत लिया जा सकता है। तो इस तरह से इस युग में लगभग सभी तरह के नाटक लिखे गए, जिनमें से 7-8 प्रकार के नाटकों के भेद को हमने यहाँ जाना है। इससे ज़्यादा का वार्षिक परीक्षा जब आप कोई परीक्षा देते हो तो उसमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप यदि रुचि रखते हैं पढ़ने में तो आप पुस्तक के माध्यम से और अधिक पढ़ सकते हैं। अब आते हैं, जब हमने नाटकों के भेदों के बारे में जान लिया कि इस युग में कितने प्रकार के नाटक लिखे गए, इस युग में लिखे गए प्रमुख नाटकों को हमने जान लिया, इस युग के प्रमुख लेखकों को या नाटककारों के बारे में जान लिया, तो अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि इस युग में लिखे गए नाटकों में विशेषता क्या रही, इस युग की नाटकों की प्रवृत्तियां क्या रही, जिससे हम पता कर सकें कि इन्होंने अपने नाटकों में किन किन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों की क्या विशेषता थी, इनकी लेखन शैली की क्या विशेषता थी। ये सारी बातें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहली विशेषता इस युग के नाटकों की हम यदि देखें तो एक बात पाते हैं कि इस युग के नाटककारों ने अपने नाटकों में प्रयोगधर्मिता का उपयोग किया या प्रयोगधर्मिता पूरी तरह से निभाई। नई नई चीज़ों को अपने नाटकों में स्थान दिया, जो चीज़ भी दिखाई दी नए रूप में देने का प्रयास किया, और उसके लिए प्रयोग ज़रूरी होते हैं और वो प्रयोग इन्होंने अपने नाटकों में किए। दूसरी जो चीज़ इस युग की थी, भाषा को क्लिष्ट नहीं बनाया, भाषा को बहुत ज़्यादा अच्छाई या ऊंचाइयों की या व्याकरण दृष्टियों से ऊंचा करने की कोशिश इन्होंने नहीं की, बल्कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो बोधगम्य थी, आम व्यक्ति के समझ में आ सके, ऐसी भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने इस युग के नाटकों में किया। तीसरी जो बात थी, इससे पहले के नाटकों में जो एक विदेशी नाटकों का या पाश्चात्य नाटकों का अंधानुकरण जो किया जा रहा था, अपनी सोच को बंद करके उनकी सोच के अनुसार जो नाटक लिखे जा रहे थे वो लिखे जाने बंद हो गए, और विदेशी अंधानुकरण जो है वो इस युग के नाटकों तक आते आते बंद हो गया था। ये भी इस युग की एक विशेषता हम कह सकते हैं। इसके अलावा हर युग की अपनी आस्था होती है, हर व्यक्ति की अपनी आस्था होती है, तो इस युग की आस्था को, इस युग के व्यक्ति की आस्था को इन नाटकों में स्थान दिया गया, उनकी अभिव्यक्ति इन नाटकों के माध्यम से की गई। पांचवी जो विशेषता थी इस युग की कि नई तकनीकी का प्रयोग इन्होंने किया, नई रंग दृष्टि इन नाटककारों की थी, और प्रयोगधर्मी साहसिकता इन नाटककारों में पाई जाती है। 3 विशेषताएं एक साथ हम लिख सकते हैं इसमें कि नई तकनीकी का प्रयोग, नाटक लिखने की तकनीकी, मशीनों वाले नहीं, नाटक लिखने की तकनीकी, नई रंग दृष्टि, रंगमंच भी भौतिक विकास के साथ साथ उसका भी विकास हुआ, और नए नए प्रयोग इस दृष्टि से करने की एक प्रवृत्ति इस युग में हमको दिखाई देती है। फिर अगली जो विशेषता इसमें हम लेते हैं वो है जीवन की असंगतियों, अंतर्विरोधों, तनावों एवं जटिल परिवेश को नए कौशल से इस युग में अभिव्यक्ति दी गई। निश्चित रूप से मानव जीवन का जितना विकास होगा
उसमें जटिलताएं उतनी अधिक होगी। जटिलताएं अधिक होगी तो असंगतियां विसंगतियां भी आएगी और परिवेश में अंतर विरोध भी पैदा होंगे, क्योंकि मानसिक तौर पर व्यक्ति जितना विकसित होगा अंतर विरोध भी उतना ही अधिक आता जाएगा, या जीवन में जितनी जटिलताएं आती जाएगी अंतर विरोध भी अधिक बढ़ता जाएगा। तो उन सब अंतर विरोधों को, जीवन की जटिलता को और जीवन में आई असंगतियों विसंगतियों को बहुत ही अच्छे कौशल के साथ इस युग के नाटककारों ने इन नाटकों में अभिव्यक्ति दी। तो ये एक विशेषता रही है। फिर राजनीति में जो इस समय आते आते भ्रष्टाचार फैल गया था, खूब जम करके फैल गया था, अनीति फैल गई थी, और उनके अनीति के फलस्वरूप या भ्रष्टाचार के फलस्वरूप जो जीवन में एक गिरावट आ गई थी, उन सब को परिचित करवाकर, उन सब से, उन नाटकों के माध्यम से लोगों को परिचित करवा करके उनके प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया, ताकि यहाँ आते आते हम भ्रष्टाचार और अनीति से बच सकें और मनुष्य जीवन में आने वाली गिरावट, उस गिरावट से हम बच सकें। इसके अलावा एक और बात जो पिछले युग में भी लगभग प्रारंभ हो गई थी, प्रसादोत्तर युग में, इस युग में उसको और अधिक स्पष्टता के साथ नाटकों में स्थान दिया गया। उसमें हम लाते हैं दाम्पत्य जीवन के तनाव। पहले ये था, दाम्पत्य जीवन को शुरू तो किया गया था, दाम्पत्य जीवन को लेखन में लाया तो गया था, लेकिन सब चीज़ें उसमें दाम्पत्य जीवन के बारे में नहीं आई थी, क्योंकि सामाजिक परिवेश ऐसा था कि दाम्पत्य जीवन की बातों को सार्वजनिक तौर पर साहित्य में लाया जाना अनैतिक माना जाता था। लेकिन यहाँ आते आते ये परिवर्तन हो गया। जीवन के जो तनाव हैं उनको नाटकों में स्थान दिया गया। यौन विसंगतियाँ, जो कि पूरी तरह से उपेक्षित था भारतीय समाज में, उन यौन विसंगतियों को भी नाटकों में स्थान दिया गया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। और मर्ती आकांक्षाओं, चूँकि निराशा फैली थी समाज में, तो जब निराशा फैलती है इसका मतलब आकांक्षा भी व्यक्ति की मर रही होती है। तो इन मरती आकांक्षाओं का पूरी विश्वसनीयता के साथ इस युग के नाटकों में दर्शाव किया गया, अर्थात दिखाया गया विश्वसनीयता के साथ। ये खास बात है। ये नहीं है कि कल्पनाशीलता का खाली प्रयोग किया या अपनी कल्पना की, हकीकत में कहीं है ही नहीं और वो बात यहाँ लिख दी हो, ऐसा कुछ इन नाटकों में बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि इन्होंने दाम्पत्य का जो एक तनाव होता है, निश्चित रूप से व्यक्ति जो आगे बढ़ता है, व्यक्ति दाम्पत्य में दोनों पक्षों को जब स्वतंत्रता मिलती है तो उस स्वतंत्रता के फलस्वरूप हर व्यक्ति की सोच स्वतंत्र हो जाती है। और जहाँ स्वतंत्र सोच होगी तो भिन्नताएं होगी, और भिन्नताएं होगी तो उनको आपस में मेल मिलाप करने में समस्या आएगी और एक तनाव पैदा होगा। तो उन तनावों को इन्होंने स्थान दिया। यौन विसंगतियों और मरती आकांक्षाओं को भी इन्होंने पूरी विश्वसनीयता के साथ हमारे सामने दर्शाने की कोशिश की थी। और अगली जो विशेषता इस युग के नाटकों की थी कि अतीत की वर्तमानता का उजागरण, अर्थात अतीत में ही काम का नहीं था, बल्कि उस अतीत की जो विशेषताएं थी, उस अतीत को जीने वाले लोगों ने जो जीवन मूल्य अपनाए थे, वो जीवन मूल्य आज भी काम के हैं। आज भी हम यदि उन मूल्यों को अपनाएं और उस समय रही हुई कमियों को हम उनसे बचें या उन कमियों को हम छोड़ दें तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इन्होंने उस अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ करके और इस युग के नाटकों में स्थान दिया, ताकि हम लोगों में अपना गौरव भाव भी उत्पन्न हो सके। इसके अलावा पुरानी नाट्य रूढ़ियों और घिसे पिटे ढांचों सांचों को तोड़ने का प्रयास इस युग के नाटककारों द्वारा किया गया। इस युग में जो नाटक लिखे गए उन नाटकों को एक पुराने समय से चली आ रही जो प्रविधियां थी उन प्रविधियों से नहीं लिखा गया, बल्कि उन प्रविधियों को जो तोड़ा गया और नई चीज़ें लाने की कोशिश की गई। नई कब आएगी? जब पुराने ढांचे टूटेंगे। नया ढांचा कब बनेगा? जब पुराना टूटेगा।
तो नए ढांचे को रूप देने के लिए इस युग के नाटककारों ने पुरानी रूढ़ियों को और घिसे पीटे सांचों को, ढांचों को इन्होंने तोड़ने की कोशिश इस युग में की, और विशेष तौर पर हमको इन नाटकों में ये बात दिखाई भी देती है। एक और ख़ास बात जो कि साहित्य की दृष्टि से मैं मानता हूँ कि बहुत ही आवश्यक होती है, वो था आशावाद। इस युग के नाटकों में आशावादी दृष्टिकोण हमेशा अपनाया गया। हम ये मानते हैं कि समाज में कमियां हमेशा रही है और रहेगी, लेकिन हम उन कमियों से संघर्ष करते हुए आगे निकलेंगे, सफल होंगे और मनुष्य को मनुष्य के रूप में एक श्रेष्ठ जीवन जीने का अवसर मिलेगा। ये बातें इस युग के नाटक में हमको देखने को मिल जाती है। एक अगली विशेषता और है, देशभक्ति युक्त नाटक लिख करके उस समय फैली हुई जो निराशा थी उसको दूर करने का प्रयास भी इस युग के नाटककारों द्वारा किया गया। तो निराशा प्रयास दूर करने का प्रयास हर समय के नाटककारों का रहा है, इस समय के नाटककारों का भी रहा है, और उसमें एक कोशिश इस रूप में रही कि इन्होंने देशभक्ति के नाटक लिखे, क्योंकि देशभक्ति के भाव जो हैं वो व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए देशभक्ति के नाटक लिख करके उस समय जब ये नाटक लिखे जा रहे थे, फैली हुई निराशा को दूर करने का प्रयास इस युग के नाटकों के माध्यम से किया गया। एक और विशेषता जो पिछले युग में प्रारंभ ही हुई थी, इस युग में या प्रारंभ हो नहीं पाई थी, ये बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पे थी। इन्होंने नुक्कड़ नाटकों को लिखा और उनका मंचन किया। छोटे छोटे नाटक लिखे गए जो कम समय में पूरे किया जा सके, और गंभीर विषयों को हल्के फुल्के ढंग से जो लोगों के दिल को छू सके, उन समस्याओं को लेकर के नाटक लिखे गए, और वो गलियों पे, नुक्कड़ों पे खेले जाने योग्य हुआ करते थे। ऐसे नाटकों का निर्माण इस युग की एक विशेष प्राप्ति रही है, सफलता रही है। दूसरी भाषा एवं दूसरी विधाओं के जो नाटक रहे हैं, उन नाटकों का रूपांतरण भी इस युग में हिंदी में और तात्कालिक जो प्रविधियां नाटकों की रही है उसमें करके नाटक लिखे गए। ये भी एक खासियत थी। इसके अलावा समस्त भारतीय संस्कृति का विस्तृत रूप से समायोजन होने से इस युग में नाटकों की जो सीमित परिधि थी उसी के अंतर्गत उनका विकास हो पाया। बहुत अधिक विकास हम नहीं कह सकते। यहाँ हम कह सकते हैं कि इन्होंने कोशिश ये की थी कि सारी भारतीय संस्कृति जो है उसका समायोजन इन नाटकों के अंतर्गत किया जाए, और उस संस्कृति को समायोजन की प्रविधि जो थी या समायोजन की जो परिधि जो थी, उस परिधि के अंतर्गत ही उन नाटकों का विकास किया गया। ये नाटक खाली मनोरंजन के लिहाज से नहीं थे, ये नाटक खाली शिक्षा देने के उद्देश्य से भी नहीं लिखे गए थे, बल्कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो कि हम ये मानते हैं कि एक श्रेष्ठ संस्कृति दुनिया की रही है, और ये कहा भी जाता है कि दुनिया से सब प्रकार की संस्कृतियां खत्म हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति जो है वो आज भी विद्यमान है। चाहे आप उसको हिंदू नाम दीजिए, चाहे सनातन नाम दीजिए, चाहे कोई और नाम दे लीजिए, तो विविध तरह के लोग आए और उसके बावजूद हमारी संस्कृति बनी गई। बाहर से आई हुई संस्कृतियों की जो अच्छी बातें थी वो हमने ली, हमारे में शामिल किया और हमारी संस्कृति को और अधिक समृद्धशाली बनाया। तो इन सब को लेते हुए इस युग में हमारा जो नाटक लेखन का विकास था वो चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, और आगे भी मैं जहाँ तक समझता हूँ ये विकास चलता रहेगा और हम लोग इसी प्रकार से नाटकों को देखते रहेंगे। हालांकि जब हम इस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, इस युग में नाटकों को उस रूप में देखा जाना संभव नहीं है जैसा कि पहले के युग में देखा जाता था। आज तकनीकी का विकास होने से ये सीरियल के रूप में और फिल्मों के रूप में नाटक लिखे जा रहे हैं या उनको आजमाया जा रहा है, जबकि रंगमंच जिसे हम कहते हैं वो रंगमंच काफ़ी हद तक पीछे छूट गया है। लोगों के पास न तो समय है और न वो सोच है, न रंगमंच में वो आज संसाधन रहे हैं।
कि लोग उसको बनाएं, रंगमंच बनाएं और उस पर नाटकों का मंचन करें। अभिरुचि भी लोगों की बदल गई है। ये अभिरुचि सिनेमा की तरफ अधिक हो गई है, या घर बैठे टीवी में जो सीरियल्स आ रहे हैं उन सीरियल्स को देखने में अधिक बन गई है। तो आज की जो साहित्य की विधा है नाटक, वो उस रूप में परिवर्तित होती जा रही है। और पुराने जो नाटक थे उन नाटकों का भी आज सीरियल के रूप में या फिल्मों या चलचित्र के रूप में उसका फिल्मांकन किया जा रहा है। तो इस युग का अध्ययन हमने आज किया। इसमें भी वही चीज़ें प्रमुख रूप से निकल के आती है। पढ़ते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि इस युग में क्या रहा है, वो प्रारंभिक तौर पे हमको बताना है कि ये नाटक इस तरह के कब शुरू हुए। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि छायावादोत्तर काल को जहां हम समाप्त मान सकते हैं वहां से ये प्रारंभ होते हैं। और कुछ विशेषताएं इस युग के नाटकों में और इस युग के नाटककारों में रही है। फिर आते हैं प्रमुख नाटककार कौन से हुए, वो हमें ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अद्यतन नाटक युग में जो प्रमुख नाटककार रहे हैं उनके बारे में लिखिए, उनकी रचनाओं के बारे में लिखिए, या उनकी विशेषताओं के बारे में लिखिए, या इन नाटककारों द्वारा किन किन प्रकार के नाटक लिखे गए। फिर अगला छोटा प्रश्न बनता है कि इस युग के लिखे गए नाटकों के भेद को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ ये आ सकता है, बड़ा प्रश्न बनाएं तो अद्यतन युग के नाटक एवं नाटककारों का नाम लिखते हुए उनकी बातों उनको स्पष्ट करते हुए इस युग में जो नाटक लिखे गए उनमें कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन से भेद उनके रहे हैं उनको स्पष्ट कीजिए। तत्पश्चात हमें पढ़ना है इस युग की प्रवृत्तिगत विशेषताएं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इस समय का। तो हम इसमें इस युग की जो मुख्य मुख्य विशेषताएं होती है उनको इसके अंतर्गत लेते हैं और वही आपको लिखनी भी है। तो ये प्रश्न विस्तारित भी हो सकता है, ये प्रश्न जोड़कर भी हो सकता है, ये प्रश्न छोटा भी हो सकता है। पूछा जा सकता है कि कोई 4 विशेषताएं लिखिए, कोई 2 प्रवृत्तिगत विशेषताएं लिखिए, या विस्तार से लिखिए। तो इस तरह से एक बड़ा प्रश्न भी बन सकता है और छोटा प्रश्न भी बन सकता है। या पूरा अद्यतन नाटकों पर एक टिप्पणी लिखिए, वो करके पूरा बड़ा प्रश्न भी बन सकता है। तो इस युग की प्रवृत्तिगत विशेषताओं में कौन सी रही? प्रयोग धर्मिता रही, बोधगम्य भाषा का प्रयोग रहा, जीवन की असंगतियों को ईमानदारी से इन्होंने स्थान दिया, ये रहा। दाम्पत्य जीवन की सारी बातें इस युग में रखी जाने लगी, नई और पुरानी बातों को साथ जोड़ करके देखा जाने लगा। और जहाँ तक नाटकों की लेखन और मंचन का सवाल है, वहाँ भी पुरानी रूढ़ियों को तोड़ करके नई एक परंपरा डालने का प्रयास इस युग में किया। और उससे भी बड़ी चीज़ इस युग में रही कि इस समय के नाटककारों का दृष्टिकोण हमेशा आशावादी रहा। इन्होंने देश में से निराशा को दूर करने की कोशिश अपने नाटकों के माध्यम से की। और इतना कुछ होने के बावजूद, नवीनता लाने के बावजूद, पश्चिम से प्रभावित होने के बावजूद, इन्होंने अपने नाटकों को भारतीय संस्कृति के विस्तार से बाहर जाने नहीं दिया। इन्होंने हमेशा स्वयं को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़े रखा, उसके साथ समायोजन करने का, या वो जो परिधि थी भारतीय संस्कृति की, उसके अंतर्गत ही अपने आप को रखते हुए नाटकों को लिखा और नाटकों का विकास किया। और हम तक ये विधा बेहद अच्छी तरह से पहुंचाई। और आज भी हम बहुत अच्छे अच्छे नाटक पढ़ रहे हैं, हमको देखने को मिल रहे हैं। ये सब बातें हम आज जान ली है हमने। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।